Good evening, students. Yesterday we have talked about fixed assets account on the basis of written down value method. मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जब फिक्स एसेट अकाउंट बनाते हैं तो उसके टू मेथड्स होते हैं. एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड अदर वन इज़ दिस ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. मैंने आपको बताया था कि जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है उसके अंदर डेप्रिसिएशन रिड्यूस होके यानी कि डेप्रिसिएशन डिडक्शन के बाद का जो बैलेंस होता है उसे हम लेते हैं. बट इन केस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जितने की आपकी मशीन की एसेट की वैल्यू है लास्ट ईयर या करंट ईयर उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है. अब ये हमें पता कैसे लगेगा कि ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड है या ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है. इसके लिए हमें क्वेश्चन में एक क्लू दिया होता है. या तो क्वेश्चन में दिया होगा आपको प्रोविज़न फॉर, यहाँ तो क्वेश्चन में दिया होगा डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन. यहाँ क्वेश्चन में दिया होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि बोथ ईयर्स के फिगर दिए होंगे. ये एक ईयर का नहीं होगा कभी भी, हमेशा 2 ईयर्स के फिगर दिए होंगे. इट मीन्स दैट फिक्स एसेट्स शोन इन द बैलेंस शीट, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन होगी फिक्स एसेट्स, जो भी बैलेंस शीट में गिवन होगी दे विल शोन एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, वो हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे दी हुई है. इट मीन्स जो फिक्स एसेट अकाउंट है ये तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ साथ अगर प्रोविज़न है तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा. ये दोनों अकाउंट हमारे सेपरेट बनेंगे. फिक्स एसेट अकाउंट भी सेपरेट बनेगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी सेपरेट बनेगा. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फिक्स एसेट अकाउंट है उससे हम बेसिकली बैलेंसिंग फिगर में मोस्ट ऑफ द केसेस 99% या तो हम परचेज निकालते हैं या हम सोल्ड निकालते हैं. जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है 99% तो यही आएगा. 1% के केस में अगर डेप्रिसिएशन नहीं है तो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो इस केस का पार्ट नहीं है. सो वी विल टॉक अबाउट ओनली दिस कि या तो परचेज निकलेगा या सेल निकलेगा. कौन सा? फिक्स एसेट अकाउंट का. एंड जो हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा ये हम बनाएंगे टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर में हमारा जो डेप्रिसिएशन था वो कितना हुआ है. क्लियर? इस ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हुआ. हमारे पास क्वेश्चन के अंदर किसी पर्टिकुलर मशीन का डेप्रिसिएशन हो सकता है, किसी पर्टिकुलर ईयर का डेप्रिसिएशन हो सकता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो सकते हैं. इस केस के अंदर जब ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी पहचान एक ही है कि क्वेश्चन में या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिए होंगे या क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिया होगा. अगर क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ों में से कुछ भी एक है इट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर द सेपरेट अकाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स, जो भी एसेट होगी आपके पास, एंड द प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जिसे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कह सकते हैं. तो टेक एन एग्जाम्पल, एक हमारे पास इलिस्ट्रेशन है, आप लोग जल्दी से बुक्स परचेज कर लीजिए अपनी. द बैलेंस इन द मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. मशीनरी का अलग बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग बैलेंस है. इट मीन्स मशीनरी अकाउंट भी बनेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा. तो हम पहले मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, फिर फर्दर जो ये हमारी एडजस्टमेंट है ड्यूरिंग द ईयर. एक मशीन थी हमारी 1 लाख की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ओन मतलब कि इस मशीन पे, इस 1 लाख वाली मशीन का डेप्रिसिएशन है, पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं है. ये चीज़ आपको याद रखनी है. वॉज सोल्ड फॉर 30,000, ये भी हम करते हैं. तो पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपको मैं बता देता हूँ. जो आइटम हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली उसको हम पुट करते रहते हैं अकाउंट के अंदर. अब जो हमारे पास बेटा फिगर है मशीनरी का, लास्ट ईयर 5 लाख था, करंट ईयर 6 लाख था. इसको एज इट इज़ हम पुट करते हैं. लास्ट ईयर यानी कि जिसे हम ओपनिंग बैलेंस भी बोलते हैं. हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर आपका ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, क्लोजिंग है 6 लाख. ओपनिंग को हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग को लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. ब्रॉट डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस, कैरी डाउन यानी कि क्लोजिंग बैलेंस. 6 लाख 5 लाख हमने लिख लिया. अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 1 लाख accumulated depreciation 44,000 was sold for 30,000. अब जो हम मशीन सेल करते हैं उस मशीन को हमें क्रेडिट साइड में लिखना होता है. ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने 11th में भी किया था और अब भी कर रहे हैं. यहाँ लिखते हैं सेल प्रोसीड्स या बीइंग सेल.
ये आपका 30,000 का है ओनली। अब एक बात बताओ मुझे, एक मशीन थी 1 लाख की, ठीक है, उस पर आप 44,000 डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो कॉस्ट कितनी होगी 56,000। इसको आप सेल कर रहे हो 30,000 में, 56,000 की चीज़ को 30,000 में आप सेल कर रहे हो, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस हुआ। तो लॉस आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। लॉस लिखने से पहले अगर आपको 11th वाला रूल याद हो, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन किसका है? जो हमने मशीन सेल की है उसका डेप्रिसिएशन है 44,000, और ये 30,000 कहाँ आएगा? यहाँ पे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L भी लिख सकते हैं, P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लॉस लिख लेना। वर्किंग नोट जो ये मैंने यहाँ बनाया आप इसके अंदर भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये 26,000 का आपके पास लॉस आएगा। क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है 6 एंड दिस 70 30 7 लाख रुपीज़ क्रेडिट साइड आपकी। डेबिट साइड आपकी कम है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं पहले ही कि यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा बीइंग परचेज। यहाँ लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, यहाँ लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज्ड, यानी कि हमने एसेट परचेज किया, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी। ये हमारा मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसमें कोई क्वेरी है तो बताओ। नाउ द पॉइंट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी एक चीज़ याद रखना, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है वो एक तरह से आपका प्रोविज़न ही होता है, तो प्रोविज़न हमेशा लाइबिलिटी होती है, एक चीज़ याद रखना। और जब आप लाइबिलिटी का अकाउंट बनाते हैं तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट से स्टार्ट होता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, मैं बार बार एक ही लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ और आप लोगों को आती भी है। अगर आप भूल गए हो तो उसको रिवाइज़ कर लो ज़रा थोड़ा सा, तभी आपको क्लियर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो प्रोविज़न जो है बेसिकली एक तरह से लाइबिलिटी हम ट्रीट करते हैं, बिकॉज हमने वो नॉन लॉसेस के लिए बनाई है या नॉन एक्सपेंसेस के लिए बनाई है, जिसके बारे में पता है कि ये पैसा डूब सकता है या हमें ये पे करना पड़ेगा। तो हमने प्रोविज़न बनाया, इसका बैलेंस लास्ट ईयर का 164 है, करंट ईयर का आपका 180 है। इसको हम करते हैं, ज़रा रिकॉर्ड कैसे करेंगे। लास्ट ईयर को आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, एसेट आपका टू बैलेंस से स्टार्ट होता है, लाइबिलिटी आपकी हमेशा बाय से स्टार्ट होती है। यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये आपका ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ओपनिंग यानी कि 2000 आपका अकाउंट के हिसाब से 18 और ये 19। तो यहाँ लिखेंगे 1,64,000 गिवन है क्वेश्चन में, 1,80,000 गिवन है क्वेश्चन में। बेटा जो हमने इस एसेट अकाउंट में 44,000 का जो ये डेप्रिसिएशन लिखा ना एक्यूमुलेटेड, इसका एक लॉजिक है। इसकी जर्नल एंट्री होती है कि हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जो भी एसेट है उस पर ये एक एंट्री हम करते हैं। इट मीन्स अगर हम एसेट अकाउंट बना रहे हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय में आएगा, जैसा कि हम लिख चुके हैं। तो अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना रहे हैं तो एसेट कहाँ आएगा? जो अकाउंट बनाते हैं अगर वो डेबिट में हो तो उसका अपोजिट कहाँ आता है? डेबिट में। अब यहाँ पे एसेट कौन सी थी? टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ लिखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीन या मशीनरी। 44,000 जो था ना देयर ऑन, वो यहाँ पे आता है। ये जर्नल एंट्री आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चे, इसका इफेक्ट सिर्फ यहाँ तक ही है इस जर्नल एंट्री का, ये 44,000 का। दो इफेक्ट कौन से हैं? एक तो एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नेम से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में टू एसेट के नेम से डेबिट में आएगा। ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन दिया है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तभी हमने ये एंट्री की है। अगर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन गिवन होता फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को हमने यहाँ लिखना होता है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। उसकी जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये आपकी जो है करंट ईयर के डेप्रिसिएशन की एंट्री है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। और करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या लिखते हैं इसको? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ये ऐड होता है। अगर आप लोगों ने फॉर्मेट वाकई में पढ़ा है,
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे ये ऐड होता है डेप्रीशिएशन, हमेशा करंट ईयर का ऐड होता है, ये चीज़ याद रखना। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास डेबिट साइड ज़्यादा है, तो हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो आपका आएगा डेप्रीशिएशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर बीइंग करंट ईयर्स डेप्रीशिएशन। ये आपका आएगा 60 and 40 80,000 आना चाहिए। 80,000 आएगा आपका। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करना ज़रूरी है, हमारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ दोबारा फिर टाइम वेस्ट होगा। 614 122 80 नहीं आएगा, ये 60 आएगा, 60,000 सॉरी, ये 60,000 आएगा। ये आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको सारा टॉपिक। हमारे पास अगर क्वेश्चन के अंदर मशीनरी अकाउंट के 2 बैलेंस दिए होते हैं और साथ में आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया है, इट मीन्स आपको 2 अकाउंट बनाने हैं। यू हैव टू प्रिपेयर 2 अकाउंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट लाइक दिस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल प्रोसीड्स, डेप्रिसिएशन देयर ऑन। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं है, ये उस एसेट पे है जो आपने सेल की थी। 1 लाख वाली एसेट 44,000 का डेप्रिसिएशन लेस किया तो उसकी वैल्यू 56 बची होगी, उसको आपने 30 में सेल किया होगा। एंड हेयर लॉस भी आता है, प्रॉफिट हो तो यहाँ पे आएगा। डेबिट साइड हमारी कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। जब क्रेडिट ज़्यादा होती है तो लिखते हैं बैलेंस डेबिट साइड में, हमने लिख दिया ऑलरेडी। ये 44,000 का लॉजिक क्या है, ये जर्नल एंट्रीज का लॉजिक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, इसको हमने डेबिट में लिखना है। बैलेंसिंग फिगर आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, इसको आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश आइटम में ऐड करना है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। अगर स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी।